दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे मर्सराइजेशन प्रोसेस के बारे में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मर्सराइजिंग के बाद में हमारे फैब्रिक के ऊपर क्या क्या चेंजेज आते हैं और मर्सराइजिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है और किसी भी मर्सराइजिंग मशीन का कॉमन स्ट्रक्चर और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो गाइस, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो गाइस, डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो मर्सराइजेशन प्रोसेस होता है तो उसके बाद में हमारे फैब्रिक के ऊपर क्या क्या चेंजेज आते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं। तो ये जो मर्सराइजेशन प्रोसेस है, इसको डिस्कवर किया था जॉन मर्सर नाम के एक साइंटिस्ट ने, और 1844 में डिस्कवर किया था। तो जॉन मर्सर के नाम पर ही इस प्रोसेस का नाम मर्सराइजेशन प्रोसेस कहलाता है। तो गाइस, जब जॉन मर्सर ने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए कॉटन फाइबर और कॉटन फैब्रिक के ऊपर, तो उसके बाद में उन्होंने पाया कि यदि किसी भी फैब्रिक को टेंशनलेस कंडीशंस में स्ट्रॉन्ग कास्टिक सोडा के साथ में ट्रीट किया जाता है तो उस कपड़े के ऊपर जो प्रभाव पड़ते हैं तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो प्रभाव होता है कपड़े के ऊपर मर्सराइजेशन के बाद में, हमारे कपड़े का जो डाई अपटेक होता है वो बढ़ जाता है। मतलब जो कपड़े की एब्जॉर्बेंसी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, उससे कि कपड़ा ज़्यादा कलर पिक करता है डाइंग के दौरान। दूसरा होता है जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कॉटन फैब्रिक की, वो बढ़ जाती है। और नेक्स्ट होता है जो कपड़े का लस्चर होता है, वो भी मर्सराइजेशन के बाद में इम्प्रूव हो जाता है। गाइस, क्या होता है कि मर्सराइजिंग के दौरान जो कॉटन फाइबर होता है उसकी आउटर वॉल ब्रेक हो जाती है और वो डिजोल्व हो जाती है, और जो हमारा फाइबर होता है वो सॉइल करता है, मतलब थोड़ा फूल जाता है। और जो कॉटन फाइबर होता है तो मर्सराइजेशन के बाद में तो जो सेलुलोजिक स्ट्रक्चर होता है उसका रीओरिएंटेशन होता है, और जो कॉटन के अंदर इमेच्योर फाइबर होते हैं वो मर्सराइजिंग प्रोसेस के दौरान डिजॉल्व हो जाते हैं, और जो हमारा कपड़ा बनता है मर्सराइजेशन के बाद जो प्राप्त होता है उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। मर्सराइजेशन के बाद में किसी भी कपड़े का जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी होती है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। मतलब यदि हम कपड़े को मर्सराइज करते हैं तो उसके बाद में उसका जो आफ्टर वॉशिंग श्रिंकेज होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, उस कपड़े के अंदर श्रिंकेज कम आता है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी मर्सराइज कपड़े के अंदर क्या होता है कि जो डाई केमिकल का जो कंजम्पशन होता है, जो खपत होती है, वो घट जाती है, उससे हमारी जो डाइंग कॉस्ट होती है वो भी घट जाती है। गाइस, ये तो हो गए प्रभाव या इफेक्ट ऑफ मर्सराइजेशन ऑन द कॉटन फैब्रिक एंड यार्न। गाइस, अब बात करते हैं मर्सराइजेशन प्रोसेस की। तो मर्सराइजेशन प्रोसेस क्या होती है, तो यहाँ पे देखिए, मर्सराइजिंग इज ए टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग प्रोसेस। तो जो मर्सराइजेशन होती है वो टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग की एक प्रोसेस होती है। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ कॉटन फैब्रिक और यार्न प्री ट्रीटमेंट। ये जो मर्सराइजेशन प्रोसेस होती है वो कॉटन प्री ट्रीटमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। दिस प्रोसेस बेसिकली कम्स आफ्टर द स्काउरिंग प्रोसेस, और जो मर्सराइजेशन प्रोसेस होती है वो बेसिकली तो स्काउरिंग के बाद में की जाती है, बट डायर uses a short process
समटाइम्स। तो कभी कभी क्या होता है कि जो डाई करने वाले टेक्नीशियन होते हैं या कंपनियां होती हैं वो शॉर्ट प्रोसेस को अडॉप्ट करती हैं। तो इन केस में मर्सराइजेशन इज डन आफ्टर सिंजिंग फॉर कॉस्ट रिडक्शन ऑफ द डाइंग। तो सिंजिंग के बाद में डायरेक्टली हम कपड़े को पहले मर्सराइज कर देते हैं। गाइस, मर्सराइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारा कॉटन फैब्रिक होता है या कॉटन यार्न होता है उसको हम 20 से लेके 22% या यूँ कहें कि 200 GPL से लेके 222 GPL कास्टिक सोडा सॉल्यूशन में 20 से लेके 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक निश्चित टेंशन के अंदर उसको ट्रीट किया जाता है और उसकी टाइमिंग भी रखी जाती है। लगभग कपड़े को 4 मिनट तक उस कास्टिक सोडा के अंदर कांटेक्ट में रखना पड़ता है। तो उसके बाद में क्या होता है कि हमारे कपड़े के अंदर बहुत सारे चेंजेज आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम मर्सराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। गाइस, जो मर्सराइजेशन प्रोसेस होता है तो उसके अंदर आने वाले जो चेंजेज होते हैं वो 3-4 पैरामीटर्स पर डिपेंड करते हैं। तो वो होता है आपका जो अल्कली सॉल्यूशन होता है या कास्टिक सोडा सॉल्यूशन होता है उसका कंसंट्रेशन क्या है और डॉयल टाइम क्या है अल्कली के अंदर, मतलब वो कपड़ा अल्कली के अंदर कितनी देर तक रहा, और प्रोसेस टेम्परेचर। गाइस, यदि हम किसी भी कपड़े को पूर्ण रूप से मर्सराइज करना चाहते हैं तो हमको मर्सराइजेशन के दौरान कास्टिक सोडा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 25% बाई वेट रखना पड़ता है। गाइस, ये तो हो गया मर्सराइजेशन प्रोसेस। अब मैं आपको बताता हूँ टाइप ऑफ फैब्रिक मर्सराइजेशन। जो फैब्रिक की मर्सराइजेशन करते हैं वो कितने प्रकार से करते हैं। तो बेसिकली 2 तरीके से फैब्रिक की मर्सराइजेशन की जाती है। पहला होता है आपका चेन मर्सराइजिंग मशीन, दूसरा होता है आपका चेनलेस मर्सराइजिंग मशीन। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ चेन मर्सराइजिंग मशीन। तो इसके अंदर क्या होता है, द चेन मर्सराइजिंग इज डन ऑन ए रेंज इक्विप्ड विद स्टेंटर चेन्स फॉर टेंशन कंट्रोल। तो जो चेन मर्सराइजिंग की जाती है तो उसके अंदर एक रेंज होती है, तो उसके अंदर स्टेंटर चेन लगी होती है जिससे कि टेंशन कंट्रोल किया जाता है। द रेंज कंसिस्ट ऑफ ए पैडिंग बैंगल फॉलोड बाई ए सेट ऑफ टाइमिंग सिलेंडर एंड देन ए क्लिप स्टेंटर फ्रेम। तो जो मर्सराइजिंग की जो रेंज होती है या चेन मर्सराइजिंग मशीन होती है तो उसके अंदर पैडिंग बैंगल होता है और जो टाइमिंग सिलेंडर होता है तो उनका सेट होता है और उसके बाद में क्लिप स्टेंटर फ्रेम होता है। द चेन मर्सराइजर अप्लाइज टेंशन डायरेक्टली टू द बार्ब एंड वेफ्ट। तो चेन मर्सराइजिंग मशीन के अंदर बार्ब और वेफ्ट के ऊपर डायरेक्टली टेंशन अप्लाई होता है। द क्लिप्स ऑफ द स्टेंटर चेन पुल द फैब्रिक इन द वेफ्ट डायरेक्शन। और जो हमारी स्टेंटर की जो चेन की क्लिप होती है तो वो कपड़े को वेफ्ट डायरेक्शन में खींचती है। द रिड्यूस्ड विथ ड्यूरिंग मर्सराइजेशन इज रिकवर्ड अप टू सम एक्सटेंड। तो क्या होता है गाइस कि जब हमारा कपड़ा कास्टिक सोडा सॉल्यूशन में पैडिंग की जाती है, उसकी कास्टिक सोडा सॉल्यूशन के अंदर कपड़ा चलता है तो उसके बाद में हमारा कपड़ा श्रिंक करता है, क्योंकि जब फाइबर सॉइलिंग होती है तो उससे हमारा कपड़ा श्रिंक करता है और जब कपड़ा श्रिंक करता है तो उसकी लेंथ भी घटती है और उसकी विड्थ भी घटती है। तो जो हमारे स्टेंटर चेन के क्लिप्स होते हैं वो मर्सराइजेशन के बाद में कपड़े की विड्थ को कुछ हद तक रिकवर भी करते हैं, मतलब जो विड्थ घट गई होती है उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। फ्रेश वाटर इज स्प्रेड ऑनटू द फैब्रिक टू रिमूव द कास्टिक सोडा एज इट इज हेल्ड टेंशनड इन द स्टेंटर फ्रेम। और जब हमारा कपड़ा स्टेंटर फ्रेम के ऊपर टेंशन की पोजीशन में होता है तो वहाँ पे फ्रेश वाटर का
स्प्रे किया जाता है जिससे कि जो कास्टिक सोडा है वो रिमूव हो जाए। दिस स्टेंटर फ्रेम इज फॉलोड बाई ए सीरीज ऑफ ओपन विथ वॉश बॉक्स, और इसके आगे हमारा एक ओपन विथ वॉश बॉक्स लगा होता है। तो उसमें क्या होता है, विच फर्दर रिड्यूसेस द कास्टिक लेवल। तो उस वॉशिंग यूनिट के अंदर हमारा जो कास्टिक होता है उसका लेवल और डिक्रीज हो जाता है वॉशिंग के बाद में। एस्टिक एसिड इज इन वन ऑफ द लास्ट बॉक्सेस ऑफ कंप्लीट द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कास्टिक। तो जो वॉशेज बॉक्सेज होते हैं तो सबसे लास्ट में एस्टिक एसिड वाला वॉश बॉक्स लगा होता है, तो उसके अंदर हम एस्टिक एसिड का प्रयोग करते हैं जिससे कि जो हमारा रेजिडुअल कास्टिक सॉल्यूशन होता है उसको पूरी तरीके से न्यूट्रल किया जा सके। गाइज यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये है आपकी चेन मॉइस्चराइजिंग मशीन। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये तो आपका इनलेट फीडिंग यूनिट है और ये है आपका इम्प्रेगनेशन जोन, मतलब यहीं पर आपका कपड़ा कास्टिक सोडा सॉल्यूशन में चलता है। और इसके बाद में फिर क्या होता है कि ये बाहर निकलता है, ये स्टेंटर क्लिप वगैरह लगे होते हैं तो ये स्ट्रेचिंग जोन होती है, और यहाँ पे क्या होता है, कपड़े को स्टेबलाइज किया जाता है। तो स्टेबलाइज का मतलब होता है उसकी जो विड्थ वगैरह होती है, लेंथ वगैरह होती है, उसको स्टेबल किया जाता है। और फिर गाइस देखेंगे यहाँ पे देखिए ये जो है आपकी फाइनल वॉशिंग और न्यूट्रलाइजिंग जोन होती है। गाइस अब जो दूसरे टाइप की मशीन होती है उसको बोलते हैं चेनलेस मॉइस्चराइजिंग मशीन। तो चेनलेस मॉइस्चराइजिंग मशीन क्या होती है, देखिए गाइस, चेनलेस मॉइस्चराइजिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन ए रेंज वेयर द क्लॉथ इज मेंटेन्ड इन कॉन्टैक्ट विद रोटेटिंग ड्रम्स वर्चुअली थ्रू आउट द इंटायर प्रोसेस। तो जो चेनलेस मॉइस्चराइजिंग होती है तो उसके अंदर जो हम रेंज प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे कपड़े का जो रोटेटिंग ड्रम्स होते हैं या रोलर्स होते हैं उनके साथ में हमेशा कांटेक्ट बना रहता है। द चेनलेस डिजाइन ओनली अप्लाइज इनडायरेक्ट टेंशन अक्रॉस द वेफ्ट। तो जो चेनलेस मॉइस्चराइजिंग मशीन होती है तो उससे जब किसी भी कपड़े की मॉइस्चराइजिंग की जाती है तो हमारे कपड़े के ऊपर जो वेफ्ट वाइज टेंशन अप्लाई होता है वो डायरेक्टली नहीं होता है, सिर्फ इनडायरेक्ट टेंशन अप्लाई होता है वेफ्ट के ऊपर चैनलेस मॉइस्चराइजिंग मशीन के अंदर। कॉन्सिक्वेंटली द फैब्रिक कंस्ट्रक्शन मस्ट अलाउ फॉर दिस विथ लॉस और द फैब्रिक मस्ट बी स्टेंटर्ड टू ए ग्रेटर विथ prior to moisturizing, which in itself is difficult and sometimes impracticable. Guys, जब हम किसी भी चेनलेस मॉइस्चराइजिंग के ऊपर कपड़े की मॉइस्चराइजिंग करते हैं तो वहाँ पे जो फैब्रिक की विड्थ होती है वो ज़्यादा श्रिंक होती है। तो यदि आप अपने कपड़े को चेनलेस मॉइस्चराइजिंग मशीन के ऊपर मॉइस्चराइजेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कपड़े की जो फैब्रिक कंस्ट्रक्शन है तो उसको इस तरीके से रखना पड़ता है कि मॉइस्चराइजेशन के बाद में जो आपको फाइनल कंस्ट्रक्शन चाहिए तो वो प्राप्त हो जाए, और कपड़े की जो फैब्रिक विड्थ होती है उसको भी ज़्यादा रखते हैं जिससे कि मॉइस्चराइजेशन के बाद में जो कपड़े की विड्थ श्रिंक हो उसके बावजूद भी आपको विड्थ पूरी मिल जाए जितनी आपको रिक्वायर्ड होती है। और आप ये भी कर सकते हैं कि अपने कपड़े को स्टेंटर कर सकते हैं, मॉइस्चराइजेशन के पहले उसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, तो उससे भी आपको जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है वो मिल सकता है। बट ये बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है और मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं होता है। गाइस ये है आपकी चेनलेस मॉइस्चराइजिंग मशीन। तो बिल्कुल सिंपल है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से ये काम करती है। ये आपकी इम्प्रेगनेशन यूनिट होती है, ये पूरी दिख रही है, ये रोलर्स वगैरह लगे होते हैं, इन्हीं में आपका कास्टिक सॉल्यूशन भरा होता है और एक तरफ से कपड़े की फीडिंग की जाती है और दूसरी तरफ से आपका कपड़ा बाहर को निकलता है। तो यहाँ पर जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, जितने ज़्यादा रोलर होते हैं
उतना ही आपको टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा मिलता है और उसी हिसाब से आपकी मशीन की स्पीड ज़्यादा होती है। तो आज की डेट में जो भी मर्सराइजिंग की जाती है गाइस, वो ज़्यादातर चैनलेस मर्सराइजिंग मशीन पे की जाती है और इस मशीन की स्पीड भी ज़्यादा होती है गाइस। अब जब आप किसी भी कपड़े की मर्सराइजिंग करते हो तो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? स्टेप्स इन्वॉल्व इन मर्सराइजेशन मशीन, मतलब कौन कौन से स्टेप आते हैं जब मर्सराइजेशन करते हो। तो गाइस यहाँ पे देखिए, पहला जो स्टेप होता है, द कास्टिक सोडा सॉल्यूशन ऑफ 200 to 220 GPL इज अप्लाइड एट द पैडिंग मैंगल एट 100% वेट पिकअप। मतलब जो हमारा कपड़ा होता है उसको हम पैड करते हैं पैडिंग मैंगल से, और किसके साथ पैड करते हैं? कास्टिक सोडा सॉल्यूशन से। और कास्टिक सोडा सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वो 200 to 220 GPL होता है और वेट पिकअप हम 100% रखते हैं। और फिर क्या होता है? द फैब्रिक पासिस ओवर द टाइमिंग सिलेंडर्स। तो जो हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके दौरान हमारा कपड़ा टाइमिंग सिलेंडर के ऊपर नीचे से गुजरता है। द नंबर ऑफ द टाइमिंग सिलेंडर्स मस्ट करस्पॉन्ड टू द रेंज स्पीड एंड प्रोवाइड एट लीस्ट 1 minute डोयल टाइम। तो गाइज जो नंबर ऑफ टाइमिंग सिलेंडर्स रखे जाते हैं वो मशीन की स्पीड के हिसाब से रखे जाते हैं। जितने ज़्यादा सिलेंडर होंगे, आपके टाइमिंग सिलेंडर होंगे, उतनी आपकी जो स्पीड होगी मर्सराइजिंग मशीन की वो ज़्यादा होगी। और जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट रखा जाता है, एक तो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट आपका वैसे बेसिकली जो 4 मिनट लगभग होता है, बट यहाँ पे यदि आप कंसंट्रेशन ज़्यादा रखते हो 25% से भी, तो आपको जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो भी घट जाता है और मशीन की स्पीड भी बढ़ जाती है। या आपके मशीन के अंदर टाइमिंग सिलेंडर्स ज़्यादा होते हैं तब भी आपकी मशीन की स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। द फैब्रिक इज क्लिप्ड ऑन टू स्टेंटर चेन एंड स्ट्रेच वेफ्ट वाइज। तो जो कपड़ा होता है वो स्टेंटर की क्लिप से ग्रिप किया जाता है और विथ वाइज उसकी स्ट्रेचिंग की जाती है। बट ये जो विथ वाइज स्ट्रेचिंग की जाती है सिर्फ चेन मर्सराइजिंग मशीन में की जाती है जिसमें स्टेंटर क्लिप का प्रयोग किया जाता है। द फैब्रिक इज रन अंडर द स्प्रे वाशर टू रिमूव कास्टिक। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फैब्रिक को रन करते हैं तो वहाँ पे स्प्रे भी किया जाता है वाटर का, और उससे क्या होता है कि जो कास्टिक सोडा होता है वो रिमूव हो जाता है। द टेंशन इज रिलीज्ड एंड वॉशिंग कंटिन्यूस इन ओपन विथ वॉश बॉक्सेस टू फर्दर रिड्यूस द कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। तो उसके बाद में टेंशन को रिलैक्स कर देते हैं, इसके बाद में उसकी वॉशिंग करते हैं वॉश बॉक्सेस के अंदर, जिससे कास्टिक सोडा रिड्यूस हो जाता है। द फैब्रिक इज न्यूट्रलाइज्ड विद एस्टिक एसिड एंड ड्राइड। और इसके बाद में क्या करते हैं कि जो हमारा कास्टिक सोडा सॉल्यूशन होता है जो बचा रह जाता है कपड़े के अंदर, उसको हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं एस्टिक एसिड के द्वारा। गाइज यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक पैसेज दिया हुआ है, फैब्रिक फ्लो इन मर्सराइजेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है। तो इसके अंदर आप देखिए ये इम्प्रेगनेशन यूनिट होती है, तो यहीं पर आपका कपड़ा पैडिंग होता है वो चलता है। इसके बाद में तो ये डोयल पीरियड कहलाता है इसका। और इसके बाद में फिर यहाँ पे ये आपकी स्टेंटर चेन से क्या होता है कि स्टेबलाइजिंग होती है विथ की, और यहाँ पे आपकी वॉशिंग और न्यूट्रलाइजिंग होती है। तो ये होता है आपका फैब्रिक फ्लो चार्ट मर्सराइजिंग प्रोसेस का। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ कि कॉमन स्ट्रक्चर एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मर्सराइजिंग मशीन। तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं गाइस? डिजाइन में, दोनों डिजाइन में फ़र्क होता है। जैसा मैंने आपको बताया, एक होता है चैन मर्सराइजर, एक होता है चैनलेस मर्सराइजर। तो जो चैनलेस मर्सराइजर होता है उसमें जो स्टेंटर चेन वगैरह होती है, क्लिप्स होती है, वो नहीं होती हैं। और जो चैन मर्सराइजर होता है उसके अंदर स्टेंटर क्लिप्स वगैरह लगाई जाती हैं जो विथ वाइज कपड़े को स्ट्रेच करती हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है आपका इनलेट जे स्क्रे। तो देखिए गाइज, दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ ए टेंशन रोलर, प्रेशर रोलर एंड कंपनसेटर। तो इस यूनिट के अंदर क्या क्या होता है? एक टेंशनर रोलर होता है,
एक प्रेशर रोल होता है और एक कंपनसेटर होता है। द मेन फंक्शन ऑफ दिस यूनिट इज टू कलेक्ट द फैब्रिक ड्यूरिंग बैच चेंजिंग टू अवॉइड मशीन स्टॉपेज। तो क्या होता है गाइस कि ये जो हमारा इनलेट जे स्क्रे होता है, इसका मेन फंक्शन होता है कि जब आप बैच चेंज कर रहे हो तो उस दौरान आपकी मशीन बंद ना हो, उसके लिए ये कपड़े को अपने अंदर कलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एक पिक्चर दिखाई हुई है, तो उसमें किस तरीके से होता है। तो ये पिक्चर है गाइस इनलेट जे स्क्रे की, ये स्कीमेटिक डायग्राम है, ये एक्चुअल पिक्चर है। तो यहाँ पे आप देखिए ये आपका बैच है और बैच के बाद में आप सब देखेंगे, एक नंबर है आपका टेंशन रोल या टेंशनिंग नॉब और 2 नंबर है गाइड रॉड विद ब्रैकेट, तो ये आपकी 2 नंबर हो गई। और अब देखिए 3 नंबर गाइड रॉड है और आपका 4 नंबर है फैब्रिक गाइड और 5 नंबर है फीडिंग डिवाइस और 6 नंबर है सूट और 7 नंबर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैब्रिक ब्रेक। तो इसका बेसिकली काम होता है कि मशीन को विदाउट स्टॉपेज कपड़े को कंटिन्यूसली रेगुलर टेंशन पे विदाउट क्रीज फीड करते रहना है। गाइस जो दूसरा पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो वो होता है इम्प्रेगनेशन यूनिट। इट कंटेन्स 2 कंपार्टमेंट, इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट होते हैं। बोथ आर फिल्ड विद कास्टिक सोडा सॉल्यूशन विद द रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन, और दोनों के दोनों कंपार्टमेंट के अंदर कास्टिक सोडा का रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन भरा जाता है। द फैब्रिक इज डिप्ड इनटू द कास्टिक सोडा सॉल्यूशन, और जो कपड़ा होता है कास्टिक सोडा सॉल्यूशन के अंदर डुबाया जाता है। एंड फाइनली स्क्वीजेस आउट द एक्सेस कास्टिक एट द एंड ऑफ दिस यूनिट। तो जब कपड़ा इस यूनिट के बाहर निकलता है तो वहाँ पे जितना भी एक्सेस अमाउंट होता है कास्टिक सोडा सॉल्यूशन का, उसकी स्क्वीजिंग कर दी जाती है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, ये पिक्चर दिखाई हुई है मैंने आपको, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके पैडिंग रोलर वगैरह होते हैं, तो इनके ऊपर ये कपड़ा चल रहा है, ये नीचे जाता है ऊपर जाता है। तो इससे क्या होता है कि टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट होता है कास्टिक सोडा सॉल्यूशन का फैब्रिक के साथ में, वो बढ़ जाता है। और जितने टाइमिंग सिलेंडर ज़्यादा होते हैं तो उतना ही आपका मशीन का स्पीड बढ़ जाता है। और यहाँ पे देखिए ये जो कास्टिक सोडा स्प्रे है, तो ये कास्टिक सोडा स्प्रे भी यहाँ पे होता है इस यूनिट के अंदर। तो इस पूरे यूनिट को इम्प्रेगनेशन यूनिट कहते हैं। गाइज नेक्स्ट आता है आपका इम्प्रेगनेटिंग यूनिट टाइमिंग सिलेंडर। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, तो सिर्फ इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ स्टील रोलर। इसके अंदर स्टील रोलर लगे होते हैं। द फैब्रिक पासेज अंडर टेंशन इन रोलर्स। तो क्या होता है कि जो फैब्रिक होता है तो टेंशन के दौरान या अंडर टेंशन रोलर से गुजरता है। 10 रिएक्शन बिटवीन फैब्रिक एंड कास्टिक सोडा टेक प्लेस। तो इस यूनिट के अंदर कास्टिक सोडा सॉल्यूशन की कपड़े के साथ में रिएक्शन होती है। गाइस देखिए ये है आपका, ये है टाइमिंग सिलेंडर्स। तो ये सब टाइमिंग सिलेंडर लगे हुए हैं। तो यहीं पे आपका कास्टिक सोडा सॉल्यूशन होता है और कपड़ा ऊपर से और नीचे से चलता है और कपड़ा अंडर टेंशन भी रहता है। तो मैंने आपको बताया जितने टाइमिंग सिलेंडर ज़्यादा होते हैं उतनी मशीन की स्पीड बढ़ जाती है। गाइस अब आ गई एक आपकी स्टेंटर यूनिट। तो मैंने आपको बताया कि यदि चेन मर्सराइजिंग है तो स्टेंटर यूनिट होती है, यदि चेन मर्सराइजिंग नहीं है तो स्टेंटर यूनिट नहीं होती है। तो देखिए गाइस स्टेंटर यूनिट क्या होती है, इट कंसिस्ट ऑफ ए चेन ड्राइव एंड स्प्रिंग यूनिट। इसके अंदर एक चेन ड्राइव होता है और एक स्प्रिंग यूनिट होती है। टू गेट द रिक्वायर्ड विथ ऑफ द फैब्रिक बाई यूजिंग द स्टेंटर चेन ट्रैक एंड टू रिमूव द एक्सेस कास्टिक सोडा बाई स्प्रिंग वाटर। तो जो हमारी चेन होती है स्टेंटर की, उसमें क्लिप्स वगैरह लगे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कपड़े की विड्थ को खींचते हैं और मतलब कपड़े की विड्थ को बढ़ाते हैं। और जो वाटर स्प्रिंग यूनिट होती है वो कास्टिक सोडा का जो लेवल होता है उसको घटाती है, मतलब उसकी वॉशिंग करती है। और इसके बाद आती है वॉशिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग कंपार्टमेंट। तो जो वॉशिंग और न्यूट्रलाइजिंग कंपार्टमेंट होता है, देखिए गाइस इन दिस कंपार्टमेंट इट वॉशेस द एक्सेस कास्टिक सोडा प्रेजेंट इन द फैब्रिक बाई यूजिंग हॉट वाटर। तो यहाँ पे क्या होता है, वॉशिंग यूनिट है तो इसके अंदर हॉट वाटर का प्रयोग करते हैं और वहाँ पे हम कपड़े की वॉशिंग करते हैं, जिससे जो एक्सेस अमाउंट ऑफ कास्टिक सोडा होता है वो रिमूव हो जाता है। द फैब्रिक पीएच इन द न्यूट्रलाइजिंग कंपार्टमेंट इज करेक्टेड बाई डोजिंग ऑफ माइल्ड एसिटिक एसिड एंड देन वॉशिंग द
एक्सेज एसिड। तो गैस तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही कपड़ा वॉश होकर बाहर निकलता है फिर वो न्यूट्रलाइजिंग कंपार्टमेंट में चला जाता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कपड़े का पीएच मेंटेन करते हैं, वहाँ पे एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। बहुत हल्की सी डोज देते हैं एसिटिक एसिड की, जिससे कपड़ा न्यूट्रल हो जाता है। उसके बाद में फर्दर वॉशिंग होती है और कपड़ा आपका बाहर की तरफ चला जाता है। गाइस देखिए ये आपका डिज़ाइन है वॉशिंग और न्यूट्रलाइजिंग यूनिट का। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये डिज़ाइन होता है। देखिए यहाँ नीचे रोलर वगैरह लगे होते हैं, इस तरीके से चल रहा है, ये कपड़ा चलता है, यहाँ से एंटर होता है और यहाँ पे बाहर निकलता है। गाइस अब इसके बाद आती है वर्टिकल ड्राइंग रेंज। तो आपका न्यूट्रलाइजेशन के बाद में जो कपड़ा होता है वो वेट कंडीशन में होता है, मतलब वो गीला होता है। तो अब उसको यदि आपको तुरंत यूज़ करना है तब तो आप उसको डायरेक्टली बिना ड्राई किए हुए निकाल सकते हो और फर्दर प्रोसेस के लिए ले जा सकते हो। यदि आपको इसको स्टोर करना है तो फिर आप क्या करते हैं, इसको ड्राई करते हैं कपड़े को। तो इसके लिए हम वर्टिकल ड्राइंग रेंज का प्रयोग करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टेफ्लॉन एंड स्टेनलेस स्टील सिलेंडर। इसके अंदर टेफ्लॉन और स्टेनलेस स्टील के सिलेंडर्स लगे होते हैं। द स्टीम इज पास्ड इनसाइड द सिलेंडर। तो इनको गर्म करने के लिए इनके अंदर हम स्टीम पास करते हैं। व्हेन द फैब्रिक इज पास्ड ओवर द सिलेंडर द एक्चुअल ड्राइंग हैपन्स ऑन द फैब्रिक। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो हमारा स्क्यूज किया हुआ कपड़ा होता है वो जो हमारे सिलेंडर होते हैं, टेफ्लॉन सिलेंडर और स्टेनलेस स्टील के सिलेंडर, उनके ऊपर से पास होता है तो उनके कांटेक्ट में जाता है। तो चूंकि सिलेंडर हीट होते हैं तो वो कपड़े को ड्राई कर देते हैं। गाइस आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, ये है आपका ड्राइंग रेंज, वर्टिकल ड्राइंग रेंज है ये। तो देखिए तो ये है आपका, जैसे ही आपका कपड़ा निकलता है तो निकलने के बाद में ये इस तरीके से कपड़ा यूँ जाता है और यहाँ से निकल के बाहर निकल जाता है सूख के। और जितने ज़्यादा सिलेंडर होते हैं तो उतनी आपकी स्पीड बढ़ जाती है और ये जो सिलेंडर है इनके अंदर सैचुरेटेड स्टीम फीड की जाती है, जिससे हमारे सिलेंडर हॉट होते रहते हैं। गाइस अब फाइनली आता है आउटलेट यूनिट। तो आउटलेट यूनिट के अंदर क्या होता है, टू कलेक्ट द फैब्रिक ड्यूरिंग द बैच चेंज टू अवॉइड मशीन स्टॉपेज एंड टू प्रोवाइड ए परफेक्ट आउट पैसेज टू ए बैच ऑफ फैब्रिक विदाउट एनी क्रीज। तो इसके अंदर क्या होता है गाइस कि जैसे सपोज कीजिए आपका जो कपड़ा चल रहा है बैच पर लपट रहा है और एक पोजीशन ऐसी आती है कि आपका बैच पूरा हो जाता है, तो अब आपको बैच बदलने की ज़रूरत पड़ती है, एक एम्प्टी बैच लगाना पड़ता है। तो वहाँ पे यदि आपकी मशीन स्टॉप होती है कुछ देर के लिए और कहीं पे धोखे से आपकी मशीन कास्टिक सोडा सॉल्यूशन में ज़्यादा देर तक रह जाती है तो आपका कपड़ा ख़राब होने की पूरी संभावना होती है। तो ये जो आउटलेट यूनिट होता है इसके अंदर आपका कपड़ा स्टोर हो जाता है जो आपका बाहर निकल रहा है और आप उस दौरान बैच को चेंज करके दोबारा से चालू कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर के माध्यम से, ये पिक्चर है तो इसमें आप देखिए क्या क्या लगा होता है। टेंशनिंग नॉब होती है, न्यूमेटिक फीडिंग डिवाइस होती है, ट्रैवर्सिंग रोल विद एक्सेल होता है, ऑक्सीलेटिंग रोल विद न्यूमेटिक सिस्टम होता है, सूट होता है, सूट मतलब एक्यूमुलेटर, फैब्रिक सेल्वेज गाइडर होता है, फोटो सेल होता है और आपका रिफ्लेक्टर होता है। तो ये होता है यहाँ पे आपका, तो ये होता है यहाँ पे आपका कपड़ा स्टोर होता रहता है जब आप बैच चेंज करते हैं। गाइस अब आता है आपका ऑपरेटिंग सीक्वेंस ऑफ मर्सराइजिंग मशीन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो मशीन होता है उसकी मेन पावर सप्लाई को स्विच ऑन कर देते हैं और जो हमारा स्टीम का वाल्व होता है, एयर का वाल्व होता है, वाटर का वाल्व होता है उसको खोल देते हैं। इसके बाद में जो मशीन का कंट्रोल पैनल होता है उसको डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए प्रोग्राम किया जाता है, जैसे कि आपकी ड्राइंग रेंज में क्या टेम्परेचर रखना है, इम्प्रेगनेशन यूनिट है, वाशर कंट्रोल है, कास्टिक सोडा फिल्टर ऑन ऑफ, कास्टिक लेवल, कास्टिक जीपीएल, कास्टिक टेम्परेचर, कास्टिक पंप। तो सारी प्रोग्रामिंग की जाती है आपकी कंट्रोल पैनल के अंदर। इसके बाद में जो हमारा कास्टिक सोडा का जो डोजिंग टैंक होता है और जो टाइट और स्लैग कंट्रोल होता है, इमरजेंसी ऑफसेटिंग होती है, तो इनको हम प्रॉपर्ली चेक करते हैं। इसके बाद में मशीन की मेन सप्लाई को चालू कर देते हैं और जो कंप्रेस्ड एयर होती है, वाटर और स्टीम वाल्व को खोल देते हैं और
इसके बाद में क्या करते हैं कि जो हमारा कपड़ा है उसकी क्वालिटी और लॉट नंबर वगैरह चेक करते हैं कपड़े को मर्सराइजिंग के पहले। और जो कपड़ा हमें मशीन पर रन करना है तो उसको हम हाइड्रोलिक हैंड पुलर या इलेक्ट्रिक ट्रक के द्वारा मशीन के ऊपर लाते हैं। और उसके बाद में फिर क्या करते हैं, हम कपड़े की सिलाई करते हैं। जो हमारे कपड़ा है उसका जो फ्रंट एंड होता है उसको हम लेदर फैब्रिक के साथ में स्टिच करते हैं। और हम ये देखते हैं कि जो सिलाई की गई है वो सीधी है कि नहीं है। सिलाई को हमेशा सीधा रखा जाता है और कपड़े के अंदर कोई भी क्रीज नहीं जानी चाहिए। इसके बाद में गाइस क्या होता है कि जो वाटर होता है उसको वाशर के अंदर फिल कर दिया जाता है। और जो टेम्परेचर होता है वॉशिंग यूनिट का और अदर यूनिट का उसको हम सेट करते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं कि मशीन के अंदर जो कास्टिक सोडा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो हमें रखना है और अदर पैरामीटर्स जैसे कि स्पीड और कपड़े की विड्थ वगैरह उसको हम फीड कर देते हैं। फिर इसके बाद में गाइस क्या करते हैं, जो फैब्रिक होता है तो उसको हम चेक करते हैं कहीं पर डिफेक्ट तो नहीं है। और ड्यूरिंग प्रोसेस भी हम उसको चेक करते रहते हैं। यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपने कंसर्न पर्सन को इसको रिपोर्ट करते हैं। गाइस जो हमारी प्रोसेसिंग होती है या मर्सराइजिंग होती है तो उसके दौरान हम क्या करते हैं कि मशीन की स्पीड को स्टार्टिंग से लेके एंड तक इक्वल रखते हैं। और जो मशीन होती है उसकी स्पीड को हम 50 से लेके 80 मीटर्स पर मिनट तक रखते हैं यदि हम नॉर्मली मर्सराइज करते हैं किसी भी कपड़े को। और जो स्पीड होती है वो कपड़े की क्वालिटी पर वेरी करती है। यदि लाइटर जीएसएम होता है तो स्पीड ज़्यादा होती है, यदि कपड़ा हैवी होता है तो उसका जो मशीन स्पीड होता है वो ज़्यादा होता है। और गाइस मशीन के अंदर जो फ्लो होता है केमिकल्स का और जो मॉनिटर में हमने फीड किया है तो उसको हम चेक करते हैं। और जो मर्सराइजिंग प्रोसेस होती है उसके दौरान हम केमिकल्स को रेडी रखते हैं। द सर्कुलेटिंग पंप इज स्विच्ड ऑन व्हाइल स्टार्टिंग द मशीन। मशीन को स्टार्ट करते समय हम सर्कुलेशन पंप को ऑन कर देते हैं जो केमिकल को सर्कुलेट करता रहता है जिससे कि कहीं पे नीचे कोई केमिकल का कंसंट्रेशन ना बढ़ जाए, ऊपर कम हो जाए, तो उसको बराबर मिक्स करता रहता है सर्कुलेटिंग पंप। द एग्जिट विड्थ ऑफ द फैब्रिक इज चेक्ड एट एवरी 500 मीटर। और जो कपड़ा बाहर निकल रहा है मर्सराइजिंग के बाद में उसकी विड्थ को हम हर 500 मीटर के बाद में चेक करते रहते हैं। द फैब्रिक इज चेक्ड फॉर एनी डिफेक्ट इन द मर्सराइज्ड फैब्रिक लाइक स्टेन, डस्ट, केमिकल्स, रस्ट, हैंडलिंग, स्टेन्स, क्रीज, वाटर ड्रॉपिंग, ऑयल, ग्रीस एट्सेट्रा। तो जो मर्सराइजिंग हो रही होती है तो वहाँ पे हम कपड़े को चेक करते हैं कहीं पर कोई स्टेन लग गई, केमिकल के दाग हो, रस्ट हो, हैंडलिंग हो, क्रीज मार्क है, वाटर ड्रॉपिंग वगैरह है तो उसको हम चेक करते हैं। इफ़ द मशीन स्टॉप्स फॉर ए लॉन्ग टाइम इट इज़ कवर्ड बाई लेदर फैब्रिक। यदि मशीन प्रोसेस के बाद में ज़्यादा देर तक बंद रखनी होती है तो हम अपनी मशीन को लेदर फैब्रिक से कवर कर देते हैं। एंड कमेंस वाटर स्प्रेइंग द इम्प्रेगनेटिंग यूनिट इमीडिएटली विदाउट डिले। और जो इम्प्रेगनेशन यूनिट होती है उसके ऊपर हम वाटर स्प्रे करके उसको अच्छी तरीके से साफ कर देते हैं। तो गाइज ये तो हो गया ऑपरेटिंग सीक्वेंस ऑफ मर्सराइजिंग मशीन। अब लास्ट क्लीनिंग इन द मर्सराइजिंग मशीन, मतलब मर्सराइजिंग मशीन की क्लीनिंग कैसे करेंगे, किस तरीके से आप क्लीनिंग करेंगे कि आपकी जो प्रोसेस है उस पर प्रभाव ना पड़े। तो देखिए गाइज जो मशीन के ऊपर कोई भी डर्ट एक्यूमुलेट होती है, इकट्ठी होती है, उसको नियमित रूप से साफ़ किया जाता है। और जो मशीन के रोलर होते हैं उनको सूखे कपड़े से प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले और प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद में हमेशा साफ़ किया जाता है। और जो हमारा वाशर होता है और वाशर का फिल्टर होता है उसको प्रॉपरली क्लीन किया जाता है प्रत्येक दिन। गाइस द पैडिंग बैंगल्स आर क्लीन्ड प्रॉपरली एंड आर वॉश्ड थोरोली। जो पैडिंग बैंगल्स होते हैं उनको प्रॉपरली क्लीन किया जाता है और अच्छी तरीके से पूरी तरीके से उनको वॉश किया जाता है। ऑल द वेस्ट आर कलेक्टेड एंड आर स्टोर्ड एट ए डेजिग्नेटेड प्लेस। तो फाइनली जो प्रोसेस के दौरान वेस्ट वगैरह निकलता है तो उसको प्रॉपरली कलेक्ट करते हैं और
एक निश्चित स्थान पर उनको स्टोर किया जाता है। तो गाइज इस तरीके से मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि मर्सराइजेशन प्रोसेस क्या हो। तो गाइज इस तरीके से मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि मर्सराइजेशन प्रोसेस क्या होती है और मर्सराइजेशन प्रोसेस के बाद में कॉटन फैब्रिक या यार्न के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और मर्सराइजेशन प्रोसेस कितने प्रकार की होती है, चेन मर्सराइजर क्या होता है और चेनलेस मर्सराइजर क्या होता है, और किसी भी मर्सराइजिंग मशीन को ऑपरेट करने का सीक्वेंस क्या होता है और किसी भी मर्सराइजिंग मशीन का कॉमन स्ट्रक्चर और वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो गाइस देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।